Hello everyone, welcome to our YouTube channel Administrative World. As you know, यूपीएससी 2024 मेंस का जो एग्जाम है वो कंप्लीट हो चुका है और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल पेपर 1 था उसका हमने ओवरऑल एनालिसिस किया था किस टाइप का एग्जाम जो है वो आया है, पेपर किस तरीके का रहा। उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम पेपर 2 को यानी विच इज इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन उसको हम देखेंगे कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी ने पूछे थे और आपको उन क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए अपनी अगले साल की स्ट्रेटेजी जो है वो क्या बनानी चाहिए। साथ ही साथ हम इस चीज़ को भी जानेंगे कि ये जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें हमारा जो स्टडी मटेरियल है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वो आपके लिए कितना ज़्यादा यूज़फुल या रेलेवेंट रहा है। ठीक है? तो आपको पैटर्न पता ही होगा एग्ज़ाम का। जो फर्स्ट टाइम जान रहे हैं, जिन्होंने शुरुआत ही पीवाईक्यू सीरीज़ से करी है उनको मैं बता दूँ कि जो पेपर है उसमें टोटल 8 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि 2 पार्ट में होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में 4 क्वेश्चंस हैं, पार्ट 2 के अंदर जो है वो भी 4 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये कंपल्सरी होता है, यानी ये आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा और इसमें जो है टोटल 5-5 जो है पार्ट इसके होते हैं। टोटल 50 नंबर का ये पूरा सेक्शन होता है। 50 एंड 50 100 मार्क्स आपको कंपल्सरी 10 क्वेश्चंस आपको कंपल्सरी अटेम्प्ट करने होंगे। बाकी के जो क्वेश्चंस बचे, क्वेश्चन नंबर 3 2, 3, 4, क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 इनमें से आपको जो है और टोटल 3 क्वेश्चन जो वो अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, आप चूज कर सकते हो। हर एक इसमें से हर एक क्वेश्चन के 3 पार्ट होते हैं, 3 क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर। ओके, तो ये था क्वेश्चन का पैटर्न। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि यूपीएससी ने जो क्वेश्चंस पूछे हैं उसमें से कितना हम अपने स्टडी मटेरियल से कवर कर सकते थे, कितने क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े डिफरेंटली पूछे गए हैं, यूपीएससी किस हद तक गया है, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। स्टार्टिंग विथ फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट है, एथिक्स इन पब्लिक सर्विसेज हैज बीन द मेन कंसर्न ऑफ कौटिल्यज अर्थशास्त्र, एग्जामिन द स्टेटमेंट। लोक सेवा में नैतिकता कौटिल्य के अर्थशास्त्र का मुख्य सरोकार रहा है, इस कथन का परीक्षण कीजिए। एथिक्स इन पब्लिक सर्विसेज, जब हम कौटिल्य और कौटिल्य के अर्थशास्त्र को हम पढ़ते हैं तो वहां पर डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट कौटिल्य के हम कवर करते हैं, जिसमें एथिक्स का भी एस्पेक्ट आता है। ये चीज हमने अपने स्टडी मटेरियल में, अपने लेक्चर्स में भी हमने कवर करी है। एंड कौटिल्य की जो ओवरऑल राइटिंग है, जो अर्थशास्त्र है, उसके अंदर बेसिकली एथिक्स है, इंटरनेशनल रिलेशन है, उसके बारे में फॉरेन रिलेशन, बेसिकली अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ आपके कैसे रिलेशन होने चाहिए, आपको पूरा जो स्टेट है उसके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन क्या है, उनके बारे में कौटिल्य ने बहुत डिटेल में बात करी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हम अपने नोट्स में भी कवर कराते हैं। आई कैन शो यू। आप देखिए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का ये नोट्स है और यहाँ पे एथिक्स इन पब्लिक सर्विसेज में हमने कवर किया है कि कौटिल्य ने अपने बुक के अंदर, अर्थशास्त्र के अंदर क्लियरली मेंशन किया है कि हाउ अ किंग शुड बिहेव एंड उनको किस तरीके से पब्लिक एंड प्राइवेटली अपना जो एटीट्यूड है वो मेंटेन करके रखना चाहिए, साथ ही साथ राइट कंडक्ट को फॉलो करना चाहिए। ऑब्वियसली कौटिल्य का जो एथिक्स है वो डिफरेंट तरीके का है जितना हम समझते हैं। उन्होंने पॉलिटिकल एथिक्स की बात करी है, उन्होंने किंग के एथिक्स की बात करी है, राइट। साथ ही साथ वो बताते हैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स की किस तरीके से एथिक्स सोसाइटी में मेंटेन किया जा सकता है, जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ रॉयल काउंसिलर मिनिस्टर के द्वारा, स्पाई नेटवर्क के द्वारा, अरेस्ट, फाइन्स एंड पनिशमेंट और डिफरेंट डिफरेंट मेथड जो हैं वो कौटिल्य बताते हैं। तो वी कैन कंक्लूड वन थिंग दैट जो आपका पेपर है वो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इजी था। अगर आप ढंग से पढ़ के जाते हो तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंपैरेटिवली काफी इजी रहा। ठीक है, लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही प्रिडिक्टेड क्वेश्चन है। अगर आप 11 सालों के 2013 के बाद के क्वेश्चंस को अगर आपने एनालाइज किया है ना, तो आप श्योरिटी से कह सकते हो कि हाँ, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन पे अगर क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली यही क्वेश्चन आने वाला है। जो लेक्चर्स जिन्होंने अटेंड करे उनको क्लियरली बोला था, या तो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन पे क्वेश्चन आएगा नहीं, बिकॉज ये रेगुलर क्वेश्चन नहीं है, रेगुलर टॉपिक नहीं है। रेगुलर टॉपिक इन द सेंस यूपीएससी फ्रिक्वेंटली इसके बारे में बात नहीं करती है। अगर आएगा तो सेंट्रलाइज्ड जो नेचर ऑफ पॉलिटी है, नेचर ऑफ स्टेट रहा मुगल का, उसके बारे में आएगा कि ये बहुत ही डेस्पोटिक गवर्नमेंट रही या फिर ये जो है बहुत सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट रही। इन्हीं के रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेम चीज यहाँ पर रिपीट होती है, द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन वाज बाय नेचर सेंट्रलाइज्ड, एनालाइज करना था। तो वहां पर अगर आप नेचर ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ोगे, किस तरीके का रहा, सेंट्रलाइज्ड कैसे है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोनॉमी टू पब्लिक अंडरटेकिंग इज अ मिथ, एनालाइज। सो बेसिकली जब आप पीएसयू वाला टॉपिक करते हो, यूनिट नंबर 3, ठीक है, वहां पर ऑटोनॉमी की बात आती है कि पीएसयू को आज के टाइम पे जितनी पीएसयूज हैं, अगर वो फाइनेंशियली बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हैं तो उसका
एक कारण जो है वो है ऑटोनॉमी। गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा कंट्रोल होना पीएसयू को वीक बना रहा है और अलग-अलग जो है कमिटीज़ और अलग-अलग रिकमेंडेशन टाइम टू टाइम आई है ऑटोनॉमी बढ़ाने के लिए। लेकिन क्या एक्चुअल में उतनी ऑटोनॉमी दी गई है जितनी रिक्वायर्ड है? इसी को लेकर के क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या एक्चुअल में उतनी ऑटोनॉमी है? क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं? क्या चैलेंजेस है? गवर्नमेंट इस डायरेक्शन में क्या काम कर रही है? इसी के अराउंड जो है क्वेश्चन है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इट शुड बी पीपल्स प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, इट कांट बी प्राइम मिनिस्टर्स पीएमओ। कमेंट करना है। ओके, यहाँ पे पीएमओ के बारे में कमेंट करी गई है, राइट? तो थोड़ा सा ना देखने में फर्स्ट उसमें आपको लगेगा थोड़ा सा ना ट्विस्ट करके क्वेश्चन को पूछा गया है। ये स्टेटमेंट दी गई है, स्टेटमेंट है कि पीएमओ जो है वो रेलेवेंट होना चाहिए। पीएमओ जो है ऑफिस होता है प्राइम मिनिस्टर का, तो उसके ऊपर जो पर्सन है प्राइम मिनिस्टर है, उसी का ही एक्सेसिव कंट्रोल ना होना चाहिए। उस पर्सन को जो वो बैठा है वो डेमोक्रेटिक पर्सन है, यानी लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? तो इट शुड बी पीपल्स प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, लोगों के जो प्रधानमंत्री है उनका ऑफिस है, यानी इनडायरेक्ट कंट्रोल जो है वो प्राइम मिनिस्टर का है। ये सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर्स का पीएमओ नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का पर्सनल जो है वो ये नहीं है। एक तरीके से अकाउंटेबिलिटी है, एक तरीके से इस ऑफिस का जो बढ़ता हुआ रोल है उसके बारे में बात करी गई है। अगर आप ट्रेंड को एनालाइज करें तो 3 एजेंसीज हैं, टाइम टू टाइम वन बाय वन उनके बारे में क्वेश्चन आते रहते हैं। ईदर इट इज पीएमओ या कैबिनेट सेक्रेटेरिएट या फिर सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के बारे में। ध्यान रखिएगा, इंडिपेंडेंस से लेकर के आज तक जितने प्राइम मिनिस्टर रहे हैं उनके टाइम पे इन तीनों एजेंसीज में से एक एजेंसी का दबदबा ज्यादा रहा है। जैसे प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में हम कह सकते हैं कि कैबिनेट और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की बजाय प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस का दबदबा जो है ओवरऑल वो ज्यादा है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में, राइट? ये चीजें हैं। नेक्स्ट कम्स दी जीएसटी को लेकर के है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के, कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी हैज लेड टू अ पैराडाइम शिफ्ट इन द सेंटर स्टेट रिलेशन बोथ फाइनेंशियली एंड पॉलिटिकली एनालाइज। अब जीएसटी जो है वो ओवरऑल एक स्टैटिक पार्ट हो चुका है, अब ये करंट अफेयर का टॉपिक नहीं रहा। तो जब हम फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन बात करते हैं या जब हम सेंटर स्टेट फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन की सॉरी सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन की जब हम बात करते हैं तब हम जीएसटी के बारे में भी बात करते हैं। तो जीएसटी की वजह से सेंटर स्टेट रिलेशन में क्या बदलाव आया है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या कॉन्सेप्ट है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म क्या कॉन्सेप्ट है, उनके बारे में आपको बात करनी पड़ेगी कि फाइनेंशियली और पॉलिटिकली दोनों में ही चेंज जो है वो आया है। ठीक है, तो अभी तक जो हमारा एक्सपीरियंस रहा फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, वी कैन से कि हाँ कंपैरेटिवली जो है जिस तरीके से रिसेंटली पूछा जा रहा है ऑलमोस्ट इजी ही है। पेपर जो है बहुत डिफिकल्ट फर्स्ट क्वेश्चन के साथ नहीं हमें नजर आया कि पेपर बहुत डिफिकल्ट है। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर बात करी गई है नीति आयोग की, और ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक जो है यूपीएससी ने पूछा है। नेशनल डेटा एंड एनालिसिस प्लेटफॉर्म एनडीएपी ऑफ नीति आयोग फैसिलिटेट रोबस्ट इकोसिस्टम टू प्रमोट डेमोक्रेटाइजेशन एंड इंक्लूसिविटी इन डेवलपमेंट। डिस्कस आपने करना है यहाँ पर नीति आयोग विच इज पार्ट ऑफ प्लान्स एंड प्रायोरिटी टॉपिक आपका। तो नीति आयोग के बारे में जब हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट हर चीज को हम कवर कर लेते हैं। सॉरी, तो यहाँ पर जो है नेशनल डेटा एंड एनालिसिस प्लेटफॉर्म जो है नीति आयोग का, स्पेसिफिकली उसका और उसका जो रोल होना चाहिए डेमोक्रेटाइजेशन में, इंक्लूसिविटी में। डेमोक्रेटाइजेशन और इंक्लूसिविटी कैसे बढ़ती है, ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता होगा तो ओवरऑल डेमोक्रेटाइज भी होगा और ओवरऑल इंक्लूसिव जो पॉलिसीज हैं वो बनेंगी, राइट? तो ये हो सकता है कि जिन लोगों ने इस चीज के बारे में नहीं पढ़ा है नेशनल डेटा एनालिसिस प्लेटफॉर्म के बारे में, उनके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड पार्ट। Examine the impact of on administration in view of changing relation between political and permanent executive. Now this topic we cover in the significant issues. Significant issues. और पिछले कुछ टाइम से ना ऐसी न्यूज़ भी आ रही है, अगर आप न्यूज़ को कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हो तो ऐसे अलग अलग स्टेट से भी खबर आ रही है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो पॉलिटिशियंस हैं उनके बीच में बहुत अच्छी एक कोऑर्डिनेशन, एक जो कोऑपरेशन है वो नज़र नहीं आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं उनके जो बदलाव हो रहे हैं उनके रिलेशन में, उसका ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। ध्यान रखिएगा कि ये जो है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट टॉपिक है। जैसे पेपर 1 में रिमेंबर पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी के बारे में पूछा गया था, फर्स्ट ही क्वेश्चन था।
उसी चीज़ को इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में कैसे अप्लाई किया गया है कि जो पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं, उनके बीच में अच्छा रिलेशन मेंटेन होना चाहिए। बिल्कुल ही क्लोज़ रिलेशन भी ना हो और बिल्कुल ही अलग-अलग भी ना हो। हार्मोनियस रिलेशनशिप का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई थिंक अगर आपने पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ा हुआ है सिग्निफिकेंट इश्यूज़ में, तो हालाँकि हिडन टॉपिक है, उतना डिटेल में हम पढ़ाते मतलब उतना डिटेल में यूपीएससी ने मेंशन नहीं कर रखा, हम तो डेफिनिटली इसको कवर कराते हैं। बट जिस तरीके से ये पूछा गया है, आई होप कि आप दोनों पेपर के अंदर इस ट्रेंड को पकड़ पाओगे। ये चीज़ें करंट अफेयर को जब हम रेगुलरली पढ़ते हैं तब भी हम देख पाते हैं। आई थिंक कुछ टाइम पहले ना यूपी गवर्नमेंट के रिगार्डिंग भी ये चीज़ें उठ रही थी कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी और जो पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ है उनके बीच में टसल सामने आ रही है। राइट? तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एनहांसेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस एनालाइज करना है ना। इससे सिंपल क्वेश्चन हो नहीं सकता। जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्लानिंग की हम बात करते हैं लोकल गवर्नमेंट की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, तब मैं आपको कहती हूँ कि प्लीज फोकस ऑन दोज टॉपिक विच आर ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग मीन्स कि जो एक से ज्यादा टॉपिक एक से ज्यादा हेडिंग के अंडर पूछे जा रहे हैं। सो डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एक ऐसा टॉपिक है जो आपका प्लान्स एंड प्रायोरिटीज में भी आता है और जो आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या लोकल गवर्नमेंट में भी जो है वो कवर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, तो सेकंड जो आपका क्वेश्चन रहा ओवरऑल वो अच्छा है। फर्स्ट जो है नेशनल डेटा एनालिसिस प्लेटफॉर्म, ये थोड़ा सा हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगे, बट बाकी जो दो क्वेश्चन है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। Next comes third question. The role of State Finance Commission in distribution of finances between state and local government is vital. Discuss. Now very simple, very straightforward, static portion से to the point का आया है role of State Finance Commission. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है और वो भी 20 मार्क्स के लिए। रोल ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन स्पेशली लोकल गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं ना, ध्यान रखिएगा, इसको ऐसे भी समझना है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लोकल गवर्नमेंट, तो हम हमेशा कहते हैं कि लोकल गवर्नमेंट इज फेसेस इन थ्री प्रॉब्लम्स: फंड्स, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज। यानी उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास काम करने के लिए प्रॉपर अथॉरिटी नहीं है, फंक्शंस नहीं है और फंक्शनरीज नहीं है, मतलब वहां पे काम करने के लिए ऑफिशियल्स नहीं है। इसमें इस कॉन्टेक्स्ट में स्टेट फाइनेंस कमीशन का जो रोल है वो और भी ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है और इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया है। ये अगर आप करंट अफेयर को नहीं भी फॉलो करते हो तो मुझे लगता है इट्स पार्ट ऑफ स्टैटिक पोर्शन विच यू हैव टू कवर, पार्ट ऑफ योर सिलेबस। Then center state relation are undergoing a drastic change. Elaborate. Obviously कि सेंटर स्टेट रिलेशन है, आज के टाइम पे काफी बदलाव आ रहे हैं जीएसटी के बाद में, और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनके आने के बाद में भी हर एक गवर्नमेंट का एक नजरिया होता है, वो अपने स्टेट्स के साथ में किस तरीके का रिलेशन मेंटेन करती है। और अभी जो है नोटिस करना कि 2024 के इलेक्शन हुए हैं, उसके बाद में कोalition गवर्नमेंट बनी है और कोalition गवर्नमेंट के बाद में जो बजट पास हुआ था, उस बजट के अंदर गवर्नमेंट के ऊपर कुछ एलिगेशंस लगे थे कि गवर्नमेंट जो कुछ स्टेट को ज्यादा फेवर कर रही है, कुछ स्टेट को नहीं फेवर कर रही है। ये सेम चीज तब भी हुई थी जब बात आपके फाइनेंस कमीशन की आ रही थी टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लेकर के कि जो सदर्न स्टेट्स हैं वो थोड़ा सा उनको फेवर कम किया जा रहा है एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न स्टेट्स। अच्छा, मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं जा रही हूँ, ठीक है, ये कंट्रोवर्सी है, कुछ सच होता है, कुछ को हवा दी जाती है, हमें उसमें नहीं जाना है। बट इन कंट्रोवर्सी की वजह से कई बार है ना कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कुछ टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। राइट, एंड दैट इज, मुझे लगता है कि आज के टाइम पे सेंटर स्टेट रिलेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो बजट डिस्ट्रीब्यूशन वाला था टॉपिक वो बाद में जाके क्लियर भी होता है। राइट, हम उस चीज पे नहीं जाएंगे, उसको मत लेना कि मैडम पॉलिटिकल कमेंट्री कर रही है। बट आई वांट टू से कि हाँ, आपको जो न्यूज है, न्यूज में से कैसे आपको टॉपिक उठाना है, कैसे समझना है, वो आपको आना चाहिए। राइट, इसको लेकर के आप ठीक है बुक से पढ़ लोगे, स्टैटिक पोर्शन से पढ़ लोगे सेंटर स्टेट रिलेशन, लेकिन बदलाव कैसे आ रहा है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको ऑन द स्पॉट सोच करके ही ऑन द स्पॉट आपको इसका आंसर करना पड़ेगा। और मैंने जो ऑब्जर्व किया है ना वो ये कि इस बार जो पेपर आपका सेट हुआ है उसके अंदर ज्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो सेंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर आए हैं। हियर यू कैन सी सेंटर स्टेट रिलेशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं। लास्टली हमने बात करा था जीएसटी के बारे में भी बात करी थी। आई थिंक 2-3 क्वेश्चन जो हैं आगे भी आएंगे सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में आ चुके हैं। स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट रिलेशन के बारे में आ चुका है आपका स्टेट फाइनेंस कमीशन। ओके, हियर यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 3 का ही थर्ड पार्ट है। देयर हैज बीन अ स्ट्रेन इन रिलेशन बिटवीन गवर्नर एंड स्टेट गवर्नमेंट इन द रिसेंट पास्ट एग्जामिन। अब इसमें बहुत सारे हैं, खास करके जो अब एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल बन चुका है दिल्ली, पुडुचेरी, एक टाइम पे पुडुचेरी भी था,
अभी जो है कुछ ऐसे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जो मान लो जिनके चीफ मिनिस्टर या जिनकी जो गवर्नमेंट है उनके साथ गवर्नर के अच्छे रिलेशन नहीं है. रीजन कुड बी एनीथिंग, बट येस देयर हैज बीन इंक्रीजिंग इंसिडेंट रिगार्डिंग दिस गवर्नर एंड स्टेट गवर्नमेंट वाले, राइट. ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था, तो मोर और लेस इट्स बीन अ स्टैटिक टॉपिक, क्योंकि कंट्रोवर्सी जब आती है गवर्नर के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो एक कंट्रोवर्सी ये भी आती है कि गवर्नर जो है उसका और स्टेट गवर्नमेंट का रिलेशन जो है आज के टाइम पे उतना अच्छा नहीं है जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं. देन अगेन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, क्वेश्चन नंबर 4, प्रोमिनेंट टॉपिक पीएसयू के बारे में सेकंड क्वेश्चन है. उससे पहले ऑटोनॉमी ऑफ पीएसयू के बारे में आया था. इसमें आया है पीएसयू हैव बीन द बेडरॉक ऑफ वेलफेयरिज्म इन इंडिया फॉर मेनी डेकेड्स, इवैल्यूएट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ करंट एंड इन्वेस्टमेंट सिनेरियो. ये चीज आज से नहीं चल रही है, ये चीज 2015-16 से लगातार चल रही है कि गवर्नमेंट जो है वो पीएसयू को लेकर के थोड़ा सा डिसइन्वेस्ट करने की कोशिश कर रही है. मतलब गवर्नमेंट जो है स्ट्रेटेजिक और नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में इनको डिवाइड किया है पीएसयू को, एंड देन गवर्नमेंट कह रही है कि स्ट्रेटेजिक सेक्टर हम अपने पास रखेंगे और ज्यादातर जो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर है वो गवर्नमेंट डिसइन्वेस्ट कर रही है, मतलब प्राइवेटाइज कर रही है उनको, प्राइवेट सेक्टर को उनको सौंप रही है. तो उसको लेकर के प्रोज एंड कॉन्स बात करनी है. आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेसिक क्वेश्चन, उसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए. देन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, कॉलेजियम सिस्टम है, अपॉइंटमेंट टू हायर जुडिशियरी हैज बीन द कॉर्नर स्टोन of independence of judiciary. It has remained as the subject of debate in the recent past. Discuss collegium system since 2014 2015 तब से लेकर के continuously in the one way or the other it's been in the news, no doubt about that, right? So again it's a independence of judiciary, appointment to judiciary, NJAC, National Judicial Appointment Commission, collegium system, problem with the collegium system, it's all part of the Indian judiciary जो हम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कवर करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फोर्थ का ही. द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटेरियनिज्म इज वन ऑफ द मॉडल ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक रूल्स, एक्सप्लेन करना है. समटाइम आई फील ना कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको पेपर 2 की बजाय पेपर 1 में कवर करने चाहिए थे, और पेपर 1 वाले टॉपिक कुछ ऐसे हैं जो पेपर 2 में कवर करने चाहिए थे. आई थिंक सिलेबस जो है वो थोड़ा सा रीएडजस्ट किया जाना चाहिए. यहाँ पे आप देखिए कि ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटेरियनिज्म है. अब ये फ्रेज है पूरी अपने आप में, इसका मतलब ये आता है कि टू मच अथॉरिटी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, टू मच अथॉरिटी, राइट. अथॉरिटी अपनी मनमानी करती है, ब्यूरोक्रेसी की बहुत ज़्यादा अथॉरिटी है, ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा मनमानी करती है, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं उनकी बहुत ज़्यादा नहीं सुनती है. और अगर ऐसा होता है कि पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ की बजाय ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटी का ज़्यादा कंट्रोल है, तो ये नॉन डेमोक्रेटिक रूल की निशानी है, डेमोक्रेटिक रूल की नहीं. डेमोक्रेटिक रूल क्या है कि पॉलिटिकल जो अथॉरिटीज़ हैं, जो जनता के द्वारा चुन करके आई हैं, उनका ज़्यादा डोमिनेंस होना चाहिए. अगर आपको ध्यान हो, इवन मैक्स वेबर जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट दिया था, उन्होंने भी इस चीज को माना था कि ब्यूरोक्रेसी जो मैंने आपको बताई है वो आइडियल टाइप है, और आइडियल टाइप पॉसिबल नहीं है. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आइडियल टाइप से आपको स्विच करना पड़ेगा. कैसे? उन्होंने ये कहा था कि आइडियल टाइप के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कंट्रोल करने के लिए उन्होंने डिफरेंट मेथड्स बताए थे, जिसमें से एक मेथड था पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जितने स्ट्रॉन्ग होंगे, ब्यूरोक्रेसी जो है अपनी अथॉरिटी को उतना ही कम नेगेटिव वे में यूज करेगी, एंड दिस इज व्हाट हैज बीन आस्क्ड. तो यू कैन से कि इसको जो है मैं रिलेट करती हूँ, कहाँ से ये टॉपिक रिलेट होता है. ठीक है, ये टॉपिक रिलेट होता है टॉपिक नंबर 2 पेपर 1 यूनिट 2 में जब आप पढ़ते हो फिलोसफिकल बेसिस ऑफ गवर्नमेंट, जब आप पढ़ते हो तो वहां पर आता है ब्यूरोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी. सो द रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन डेमोक्रेसी, किस तरीके का रोल होना चाहिए, कैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं, वहां पर ये चीज जो है वो कवर कराई जाती है, राइट. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, अगेन कंपल्सरी क्वेश्चन है. लेट्स सी क्या कुछ है. सो हर एक क्वेश्चन को आपने 150 वर्ड में आंसर करना है. फर्स्ट आता है द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेचर प्रोवाइडेड टू द पब्लिक सर्विस कमीशन अकॉर्ड देम द ऑटोनॉमी टू वर्क टुवर्ड फेयर रिक्रूटमेंट, कमेंट करना है. तो बेसिकली यूपीएससी और जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, स्टेट पीसीएस है,
उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेचर दिया गया है, मतलब उनकी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हुई हैं। इसकी वजह से वो रिक्रूटमेंट के टाइम पे थोड़ा ढंग से काम कर पाते हैं ऑटोनॉमी। नाउ व्हाई दिस इशू इज न्यूज, और ये इस तरीके से क्यों पूछा गया है? रिमेंबर आज से आई थिंक 1 डेढ़ महीना पहले बहुत ज्यादा न्यूज में था पूजा खेड़कर वाला इशू, एंड देन कम्स द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ यूपीएससी इन कंट्रोवर्सी इन न्यूज कॉन्टिन्यूसली। तो उसको लेकर के मुझे लगता है कि हाँ, थोड़ा-सा रिलेट करके पूछा गया है। अगर आपको नहीं भी पता, आप नहीं भी रिलेट कर पा रहे हो, तो भी इट्स अ पार्ट ऑफ स्टैटिक पोर्शन है, ओके? स्टैटिक मतलब सिलेबस में आपका दिया गया है, जो रिक्रूटिंग एजेंसी है, आपको कवर करनी पड़ेंगी। देन कम्स द न्यूट्रैलिटी ऑफ सिविल सर्विस हैज़ बिकम अ मिथ। रिमेंबर ऐसा ही क्वेश्चन जो है आपको पेपर 1 में भी देखने को मिला था, जिसमें पॉलिटिकल राइट्स को लेकर के, पॉलिटिकल राइट्स ऑफ सिविल सर्वेंट्स, उनके बारे में क्वेश्चन जो है वो आया था कि सिविल सर्विस न्यूट्रलिटी एंड सिविल सर्विस जो एक्टिविज्म है, ये दोनों ही आपके सिलेबस का पार्ट है। आज के टाइम पे क्या न्यूट्रलिटी पॉसिबल है? इट्स अ मिथ। तो आप बता सकते हैं नो इट इज नॉट मिथ। आप उसके फेवर में आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि हाँ, कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहां पर न्यूट्रलिटी वायलेट हुई है, तो उसकी एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं। Then comes the TRAI, the role of Telecom Regulatory Authority of India in protecting interest of consumer. टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पर आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, रिमेंबर डायरेक्टली मेंशन नहीं है, बट ट्राई क्या है? ट्राई एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ठीक है? और पेपर 1 में भी मैंने आपको बोला था, पेपर 2 में भी मैंने आपको बोला था कि प्लीज़ रेगुलेटरी अथॉरिटी पे ध्यान देके जाइए। रेगुलेटरी गवर्नेंस, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ पे यूपीएससी पिछले कुछ टाइम से फोकस कर रही है, एंड हियर इट इज़ अगेन एन एग्जांपल कि रेगुलेटरी अथॉरिटी कितनी फ्रीक्वेंटली होती जा रही है, ठीक है? नेक्स्ट कम्स पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर पब्लिक एक्सपेंडिचर इज डिक्लाइनिंग। कमेंट करना है। ये पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब क्या खर्च किया जा रहा है, उसके ऊपर पार्लियामेंट का कंट्रोल कम से कम होता जा रहा है। कारण क्या है इसका? एक कारण तो ये भी है कि अल्टीमेटली बजट पास कराने का जिम्मा जो है वो रूलिंग गवर्नमेंट का होता है। रूलिंग गवर्नमेंट उसको क्या करती है? पूरा बजट जो है पास कराती है, ज्यादा कुछ पार्लियामेंट के पास होता नहीं है डिस्कशन के अलावा, डिबेट के अलावा, ठीक है? जो धीरे-धीरे कंट्रोल जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर के ऊपर पार्लियामेंट का, वो डिक्लाइन होता जा रहा है। तो आप इसके फेवर में, उसके अगेंस्ट में आप अपने आर्गुमेंट जो हैं, वो रख सकते हैं। इट्स अ कमेंट्री, कमेंट इन द सेंस आप अपने ओपिनियन यहाँ पर रख सकते हैं, बट ओपिनियन के लिए आपके पास कुछ वैलिड पॉइंट जो हैं, वो होने चाहिए। Then comes the liberalization, privatization, and globalization. LPG has enhanced the participation of private sector in Indian economy. Comment. Now again, it's a part of your static portion. योर सिलेबस, आप पीएसयू की बात करते हो, आप गवर्नमेंट की बात करते हो, तो वहां पर एलपीजी का इम्पैक्ट जो है वो आता है कि जो हमने बात करी, रिमेंबर अभी हमने डिसइन्वेस्टमेंट की बात करी कि धीरे धीरे जो क्या हो रहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो आ रहा है, पब्लिक सेक्टर पीछे हट रहा है, गवर्नमेंट पीछे हट रही है। तो उसमें से एक ये है डिसइन्वेस्टमेंट का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट पे फोकस कर रही है। और उसी में जब हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो एलपीजी के आने के बाद में प्राइवेट सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल इन इंडियन इकोनॉमी, ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है? ये चीज आप एक जगह और भी पढ़ते हो, एक जगह और भी आपका रेफरेंस आता है यहाँ पर, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। ये जब आप प्लान्स एंड प्रायोरिटीज पढ़ते हो ना, तो वहां पर भी रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर की बात आती है। आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की बात करते हो, वहां पर भी पब्लिक सेक्टर की बात आती है, राइट? तो ये सारी चीजें हैं। अगेन वी कैन से मीडियम क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द सक्सेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इन अ कंट्री लाइक इंडिया डिपेंड्स अपॉन द पॉलिटिकल विल। कमेंट। नाउ डू वी रियली नीड इस पे डिस्कशन होना चाहिए? क्योंकि इट्स वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन। वी ऑल नो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म सिंस इंडिपेंडेंस टिल टुडे कितनी सारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। फर्स्ट एआरसी, सेकंड एआरसी को कंबाइन कर लो, आपका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कवर हो रहा है। बट कितनी रिकमेंडेशन को अडॉप्ट किया गया है, कितनी एक्सेप्ट किया गया, कितनी रिकमेंडेशन को? बहुत कम। क्यों? क्योंकि उन रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हमारी कंट्री में उतनी नहीं है, राइट? तो रिफॉर्म प्रोसेस इसीलिए हमारे यहाँ जो है वो बहुत स्लो रही है, रिफॉर्म प्रोसेस बहुत स्लो रही है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लोकल गवर्नेंस हैज बीन लॉन्ग, एग्जामिन द चैलेंजेस टू रियलाइज द स्पिरिट ऑफ ग्राम स्वराज। लोकल गवर्नेंस, रिमेंबर अभी हमने स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात करी, तो मैंने कहा था लोकल गवर्नमेंट के सामने 3 प्रॉब्लम है। कौन कौन सी? फंड्स, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, मोर देन 25 साल हो चुके हैं, 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं। 73rd एंड 74th
सॉरी क्वेश्चन कह रही हूँ, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट को आए हुए मोर देन 25 ईयर्स हो चुके हैं। लेकिन जिस तरीके का ग्राम स्वराज, जिस तरीके की लोकल गवर्नमेंट हम चाहते थे, वो आज भी पॉसिबल नहीं है। क्या-क्या चैलेंजेस उनके सामने आ रहे हैं, वो आपको बताने हैं, ठीक है? लोकल गवर्नमेंट पे तो यूपीएससी एवरी ईयर आस्क क्वेश्चंस। Now, this is something very, you can say, a unique question, very unexpected question to be asked by UPSC. But yes, बहुत इंटरेस्टिंग है और शायद इसीलिए यूपीएससी अपना जो नेचर है अनप्रेडिक्टेबिलिटी का वो मेंटेन करके रखती है. With what aims and objective was the capacity building commission established? Evaluate how far it has come in realizing the goal. कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन को लेकर के है. कैपेसिटी बिल्डिंग मीन्स कि आपका जो पोटेंशियल है उसको किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है. सो रिसेंटली गवर्नमेंट जो है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्ड करने पे भी फोकस करिए और ओवरऑल गवर्नमेंट का है इस डायरेक्शन में फोकस है. कहाँ तक हम पहुंचे हैं, कहाँ हम बेसिकली हमारे गोल्स को कितना हम पूरा कर पाए हैं, उसको लेकर के ये क्वेश्चन है बेसिकली पूछा गया है. इसका प्लस पॉइंट ये है कि ये क्वेश्चन जो है वो आपका ऑप्शनल है, मतलब 6 क्वेश्चन है, नहीं आता है तो आप इसको स्किप कर सकते हो. तो कंपैरेटिवली मेरा ये एनालिसिस है कि पेपर 1 के मुकाबले पेपर 2 में थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस या थोड़े डिफरेंट अपने सिलेबस से हट करके यूपीएससी ने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी और ये चीज़ काफ़ी अच्छी भी है. यही पेपर को जो है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है. देन कम्स क्वेश्चन नंबर 7. The separation of police investigation and prosecution has its own benefit and challenges. Analyze in the context of recent development. देखो रिसेंटली क्या हो रहा है ना, पुलिस रिफॉर्म को लेकर के काफ़ी कुछ न्यूज़, काफ़ी कुछ इश्यूज चल रहे हैं. उसमें से एक ये था कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन, मतलब इन्वेस्टिगेशन की जो जांच पड़ताल है वो पुलिस डिपार्टमेंट अलग कर रहा है, और जो प्रोसिक्यूट करना है, मतलब उस जो पर्सन है जिसके खिलाफ सारे सबूत जुटाए गए हैं, उसको प्रोसिक्यूट करना, उसके खिलाफ मतलब दलील देनी कोर्ट में, ये काम अलग है. ठीक है, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन का काम को सेपरेट किया गया है. इसके अपने बेनिफिट हैं, अपने चैलेंजेस हैं, और ये आपने रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में आपने बताना है. इस तरीके की जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना, वो तभी डेवलप हो पाती है जब आप रिसेंट के न्यूज़ को फॉलो करते हो, आप केस स्टडीज को फॉलो करते हो, तब इस तरीके की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी डेवलप होती है. Again and again, same. Here you can see lack of financial resources and independence in managing local funding is hindering the economic and social development of urban area. Discuss problem with local government funds, functions and functionaries. Fund, पैसा, finances क्यों प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि वो खुद से अपनी रिसोर्सेज को जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, और इसी वजह से ओवरऑल अर्बन एरिया की इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है. इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन था. ठीक है, तो आप देख पा रहे हो ओवरलैपिंग वाले टॉपिक की, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अर्बन गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस, आपके लोकल गवर्नमेंट उनकी परफॉर्मेंस, मिलते जुलते क्वेश्चंस जो हैं यूपीएससी ने पूछे हैं, है ना. नेक्स्ट कम्स द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन काउंटरिंग टेररिज्म. कमेंट करना है. इन रिसेंट केसेस एनआईए लगा लो, ईडी लगा लो, सीबीआई लगा लो, इनके जो केसेस हैं वो काफ़ी हाई प्रोफाइल रहे हैं. एनआईए का रोल भी काफ़ी हाई प्रोफाइल रहा है. रिमेंबर 2008 के अंदर जो अटैक होते हैं उसके बाद में एनआईए को गठित किया जाता है टेरर अटैक्स या टेररिज्म को काउंटर करने के लिए. तो एनआईए का जो रोल है वो बहुत क्रूशियल है, और उसी को लेकर के आपने कमेंट करना है. ये चीज़ें हम डिफरेंट एजेंसीज में कवर करते हैं, सेंट्रल एजेंसीज एंड पैरामिलिट्री, और ये बाकी जैसे मिलिट्री के बारे में हम तो पढ़ते हैं लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन में, पैरामिलिट्री के बारे में पढ़ते हैं, डिफरेंट एजेंसीज के बारे में हम पढ़ते हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में हमारी हेल्प करती है, जिसमें सीबीआई का भी नाम आता है, जिसमें डिफरेंट एजेंसी है, जैसे रॉ के बारे में हम पढ़ते हैं. ठीक वैसे ही नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भी हम कवर करते हैं. लास्ट क्वेश्चन है 8, जिसमें है फर्स्ट है पुलिस पब्लिक रिलेशन आर पुअर इन इंडिया, व्हाट मेजर्स आर रिक्वायर्ड टू स्ट्रेंथन दीज रिलेशन. पुलिस और पब्लिक के रिलेशन वीक हो चुके हैं, उनको बेहतर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए. और ऐसे जो न्यूज़ हैं वो रिसेंटली पिछले 1-1.5 साल में काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं, चाहे फिर वो एनकाउंटर की बारी हो, चाहे फिर वो जो नॉर्मल ही बन चुका है पुलिस का आज के टाइम पे, तो वो जब हमें नज़र आता है. साथ ही साथ रिसेंटली एक केस भी हुआ था, पुलिस वालों ने एक मिलिट्री पर्सन के साथ भी बदतमीजी करी थी. तो ये सारी चीज़ें जो हैं, पुलिस पब्लिक रिलेशन काफ़ी वीक हो चुके हैं, उनको बेहतर करने की ज़रूरत है. वी नीड सीरियस रिफॉर्म इन द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, नो डाउट अबाउट दैट.
Next comes the Office of Controller and Auditor General of India, and its functioning is away from the public eye. Still, it is one of the most important office under the Constitution. Discuss relevance and importance of the Office of CAG. वेरी सिंपल क्वेश्चन, बढ़ा चढ़ा के 3 लाइनें ऐसे ऐड कर दी। सिंपल पूछा गया है कि जो ऑडिटिंग प्रोसेस है, जो कैग का रोल है, जो काम है, वो ओवरऑल अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने में क्या रोल प्ले करता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। एंड अगेन कोalition जो है वो तो आना ही था, बिकॉज इस बार जो गवर्नमेंट बनी है कोalition गवर्नमेंट है। तो हियर यू कैन सी द लास्ट क्वेश्चन, क्रिटिकली एग्जामिन द प्रॉब्लम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन कोalition regime। अगेन करंट अफेयर ओरिएंटेड क्वेश्चन। ओके, कि जो ये गठबंधन की सरकार बनती है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में क्या कुछ प्रॉब्लम आती है। अब ये जितने भी क्वेश्चंस हैं हमने ऑलमोस्ट सारे जो है अपने क्वेश्चंस के थ्रू हमने कवर करे हैं। मोस्ट ऑफ हमने, आप देख सकते हैं हमारा मोर देन 413 पेजेस के इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर नोट्स हैं। एंड तकरीबन 200 के आसपास, 200 से ज़्यादा ही हैं क्वेश्चन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हमने तैयार किए हैं। राइट, नोट्स में हमने ऑलमोस्ट हर एक एस्पेक्ट इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का हमने कवर करने की कोशिश करी है। बहुत डेप्थ में हमने उनके टॉपिक को कवर करने की कोशिश करी है। तो जिस तरीके से पेपर 1 में हमारा स्टडी मटेरियल रेलेवेंट रहा, पेपर 2 हमारे स्टडी मटेरियल को और भी ज़्यादा रेलेवेंट बनाता है। राइट, साथ ही साथ हम जो करंट अफेयर क्या चल रहा है उन चीज़ों के बारे में अपने लाइव क्लास में, जैसे पर्सनलाइज्ड हमारा जो आंसर राइटिंग सेशन है उसके अंदर हम टाइम टू टाइम डिस्कस करते हैं कि आज ये चीज़ न्यूज़ में रही है, इसको आपने एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से कैसे देखना है। मैं अपने एस्पिरेंट्स को हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, आपको कोई अलग से सोर्स रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो भी आप पढ़ रहे हो ना, उसमें आप हमेशा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को की नज़र से उसको पढ़ो। ऑलवेज वियर योर सब्जेक्ट स्पेक्स, हमेशा अपने सब्जेक्ट का चश्मा लगा करके रखो, तभी आपको उसमें से करंट अफेयर के आर्टिकल्स, उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करना है अपने सब्जेक्ट के लिए, वो आप आसानी से कर पाओगे। ओके, तो ये था, ये बुकलेट नोट्स जो है डेफिनेटली 2025 के लिए आप परचेज कर सकते हो। साथ ही साथ चैनल पर नए कई इनिशिएटिव आप लोगों के लिए आने वाले हैं। हमने एक पीवाईक्यू सीरीज भी स्टार्ट करी थी जो हम वेट कर रहे थे, पेपर 1 के लिए तो यूजफुल है। अब 2024 का पेपर हो चुका है तो हम इसको अब आगे और कंटिन्यू करेंगे 2025 के लिए। राइट, अगर आप हमसे हमारे कोर्सेज, हमारे जो नोट्स हैं, बुकलेट है, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ओवरऑल गाइडेंस के रिगार्डिंग आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल है 9896859767 पे। ठीक है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम मिलते हैं नए डिस्कशन के साथ, नए वीडियोस के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।